मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.2 मैं लेखक कैसे बना, जिनके लेखक हैं अमृतलाल नागर और पाठ की विधा है आत्मकथा। इस पाठ का सार पढ़ने से पहले हम लोग अमृतलाल नागर की जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। अमृतलाल नागर का जन्म 1917 को आगरा में हुआ था। अगर इनके परिवार को देखें तो ये बहुत अच्छे परिवार के थे, धनी वर्ग परिवार के थे। साथ ही इनकी जो है वो हिंदी गद्य साहित्य में जो है वो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है अमृतलाल नागर का। इन्होंने जो है वो सभी विधाओं में कहानी, नाटक, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण सभी विधाओं में उन्होंने क्या की है, रचनाएं की हैं। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, जिनके लिए हैं कई प्रकार के पुरस्कारों से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। साथ ही काफ़ी लंबे समय तक जो है वो लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। और इनकी मृत्यु जो है वो 13 फरवरी 1990 को लखनऊ में हो गई थी। क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है, ज़्यादा डिटेल जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न नहीं आता है, इसलिए जितना परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं पाठ की सार को। तो पाठ की सार में हम देख रहे हैं ये क्या है, जो विधा है क्या है, आत्मकथा। तो आत्मकथा कहने का मतलब है यहाँ पर जब कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में वर्णन करता है तब उसे क्या कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है। चूंकि विधा आत्मकथा है तो इस पाठ में मैं लेखक कैसे बना में अमृतलाल नागर ने स्वयं के बारे में क्या किया है और वर्णन किया, और ये बता रहे हैं कि मैं लेखक कैसे बना। अमृतलाल नागर बता रहे हैं कि जब मैं बचपन और युवावस्था की मानसिक परिस्थितियों को सोचता हूँ तब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं लेखक कैसे बना। साथ ही मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद देते समय कहते थे कि मेरा अमृत जज बनेगा। तो उनकी बातों को सुन करके मेरे मन में भी विचार आता था कि मैं भी क्या करूँगा, जज बनूंगा और विलायत जाऊंगा। लेखक अमृतलाल नागर यहाँ पर अपने लेखक बनने की कहानी को बताते हुए बता रहे हैं कि मेरे घर में 2 मासिक पत्रिका आती थी। एक सरस्वती मासिक पत्रिका आती थी और दूसरी जो है वो गृहलक्ष्मी मासिक पत्रिका आती थी। साथ ही कुछ दिनों में कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका हिंदू मंच भी उनके घर में आने लगी। मासिक पत्रिका जो महीने में एक बार छपती है उसे मासिक पत्रिका कहा जाता है। पाक्षिक पत्रिका जो 15 दिवस में एक दिन छपता है और साप्ताहिक पत्रिका जो 1 सप्ताह में एक दिन छपता है उसे साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। साथ ही दैनिक पत्रिका जो प्रति दिवस छपता है उसे क्या कहा जाता है, दैनिक पत्रिका कहा जाता है। तो उनके घर जो है वो इस प्रकार से जो है वो बहुत सारे जो है वो पत्रिकाएँ आती थी। साथ ही उनके घर के पास में रहने वाले शिवनाथ शर्मा जी के बड़े पुत्र से उनके पिताजी की बहुत अच्छी जो है वो दोस्ती थी। और शिवनाथ शर्मा हास्य व्यंग्य लेखक और संपादक थे। क्योंकि उनके घर में ये संपादक थे और लेखक थे तो उनके घर में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएँ थी। और उनके पिताजी के उनके बड़े बेटे के साथ उनकी दोस्ती थी, तो वहाँ से भी इनके पिताजी क्या करते थे, बहुत सारी जो है वो पत्र पत्रिकाएँ ले आते थे, जिनको पढ़ने का काम कौन करते थे, लेखक जो है वो करते। हिंदी रंगमंच के नायक राष्ट्रीय कवि पंडित माधव शुक्ल जब कभी भी लखनऊ आते तब इनके यहाँ रुकते थे। साथ ही उनका बड़ा स्नेह जो है इनको मिलता था। साथ ही लेखक जो है वो आगे हाई स्कूल के हेड मास्टर सुंदर दास के बारे में बता रहे हैं कि वे जो है वो क्योंकि यह दृश्य उनके दृष्टि पटल में है, उनको बहुत अच्छी तरीके से याद है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हेड मास्टर जो है वो सुबह सुबह दातुन चबाते हुए हमारे घर आ जाते थे और हमारे घर में ही क्या करते थे, हाथ मुँह धोते थे और उसके बाद जो है वो चांदी की वर्क लगे हुए आंवले खाते थे और दुग्धपान करते थे। कुछ समय पश्चात उनका चपरासी आता था, वह जो है वो हुक्का लेकर के आता था, जिसको पौन घंटे तक वह गुड़गुड़ाते रहते थे। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि ब्रिज नारायण चकबस्त का दर्शन भी मेरे यहाँ घर में हुआ था, क्योंकि उनके मेरे घर में 3-4 बार आना हुआ था। साथ ही आगे अमृतलाल नागर बताते हैं कि पंडित माधवलाल शुक्ल की जो कविता बोलने का जो अंदाज़ था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो हाथ बढ़ा बढ़ा करके कविता बोलते थे, वो तो ऐसा लगता था कि मानो जीवंत झांकी जो है वो प्रस्तुत करते थे। साथ ही शुक्ल जी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तब उन्होंने जो है वो खून से रंगी हुई मिट्टी जो है वो साथ में लेकर के आ गए थे। पता नहीं उनके बारे में कितनी सारी जो है वो बातें उन्होंने जो है वो लेखक को बताई। तब लेखक कहते हैं कि उनमें
सारी बातें तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनका स्पष्ट प्रभाव जो है वो मेरे मन में अवश्य था। साथ ही जलियांवाला बाग से संबंधित उन्होंने एक चित्र, तिरंगे चित्र मुझे जो उन्होंने क्या की हुई थी, भेंट दी हुई थी। वह चित्र काफ़ी समय तक मेरे पास रहा, लेकिन एक बार जब अंग्रेज सरकार मेरे घर में दावत आई तब उस चित्र को पिताजी ने हटवा दिया था, जिसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पिताजी माधव शुक्ल के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। यह दृश्य भी मुझे याद है। शायद इन्हीं महान महापुरुषों के सानिध्य और उनके आशीर्वाद से मैं लेखक बन पाया। शायद यही क्या था, एक कारण था। आगे लेखक बताते हैं कि सन 1928 की बात है, जब साइमन कमीशन दौरा करते हुए लखनऊ आया था, तब उस समय उसका विरोध करने के लिए जुलूस निकला था, जिनकी अगुवाई करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ ही श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। इनकी अगुवाई में जब जुलूस निकला हुआ था, तो उस जुलूस में मैं भी जो है वो लड़कपन की उम्र में उस जुलूस में क्या हो गया था, मैं शामिल हो गया था। यह जुलूस की लंबाई जो है वो करीब 1.5 मील के आसपास थी। जब इस जुलूस को रोकने के लिए जब पुलिस जो है वो सामने से वार कर रही थी, तब सामने वाले व्यक्ति पीछे जा रहे थे और पीछे वाले व्यक्ति जब सामने आ रहे थे, तो इन दोनों के बीच में जो है मेरा जो है वो दम घुटने लग गया था। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से जिस प्रकार से जो है वो टक्कर हो रही थी, मेरे पैरों से जो है वो ज़मीन उखड़ गया था। फिर घर जाकर मैंने मानसिक उत्तेजनावश एक छोटी सी जो है वो तुकबंदी की थी, और वह तुकबंदी थी जिसका मुझे एक ही लाइन याद है। उन्होंने लिखा है, कब ल कहाँ लाठी खाया करे, कब ल कहाँ जेल सहा करिए। यह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप गई और छापे में अपना नाम देखकर मुझे नशा हो गया। मुझे लगा मैं लेखक बन गया। उसके साथ ही मैंने कुछ तुकबंदियाँ की। उसके बाद मेरा ध्यान किसकी ओर चले गया, गद्य की ओर चले गया, और मैं क्या लिखने लगा, कहानियाँ लिखने लगा। मेरे घर के पास में ही पंडित रूपनारायण पांडे जी कवित रत्न रहते थे। उनके पास जो है वो अपनी लिखी हुई कहानियाँ लेकर के जाने लगा कि मेरी कहानियों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन पांडे जी मेरी कहानियों में सुधार ना करके अब मुझे सुझाव देने लगे। साथ ही उनकी बात मैंने जो है वो एक गांठ बांध करके रख ली है, जो उन्होंने मुझे बताई है कि छोटी कहानियों में सिर्फ एक ही भाव का होना ज़्यादा उचित है, कई रंगों का होना उसमें उचित नहीं है। अमृतलाल नागर अपने आत्मकथा में बताते हैं कि सन 1930 में मेरा परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ हुआ, जो कि धीरे धीरे 1939 तक घनिष्ठता में परिवर्तित हो चुकी थी, और मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित था। और धीरे धीरे यदा कदा दुलारे लाल जी के कार्यालय में भी मेरा आना जाना हुआ। मिश्र बंधु बहुत धनी व्यक्ति थे और तीनों भाई एक साथ लखनऊ में रहते थे। कभी कभी उनकी कोठियों में भी मेरा आना जाना होता था। मुझे आज भी वह दृश्य याद है जिसमें एक तख्त पर तीनों साहित्यिक विभूतियाँ एक साथ बैठी हुई थी, और वह दृश्य मुझे कभी भी भुलाए नहीं जाता है। श्याम बिहारी मिश्र का उपदेश मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे कहा था कि साहित्य को टके का साधन नहीं बनाना चाहिए। चूँकि मैं खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए यह बातें मुझे घर कर गई, और साथ ही मुझे यह स्पष्ट हो चुका था सन 1929-30 तक यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका था कि मैं लेखक ही बनूंगा। काशी में महान साहित्यिक रहा करते थे, इसलिए अमृतलाल नागर का जाना भी काशी में होने लगा। वहाँ उनकी मुलाकात प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से हो गई। वह उनसे मिलकर बहुत ऊर्जावान हो जाते थे। उनको मिलकर के उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो लिखने के लिए वो क्या होते थे, प्रेरित होते थे। एक बार शरद बाबू ने उनसे कहा कि स्कूल कॉलेज के समय में तो लड़के बहुत सारे कविताएं और कहानियां लिख लेते हैं और अभ्यास भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या कर देते हैं, लिखना बंद कर देते हैं। इसमें जो है वो कोई लाभ नहीं होता है। पहले तुम यह निर्णय कर लो कि तुम आजन्म जो है वो लेखक बनोगे। तो उस समय अमृतलाल नागर ने उसके लिए क्या कर दी थी, हामी भर दी थी कि हाँ मैं क्या करूँगा, आजन्म
जो है वो लेखक बनूंगा। तो फिर उनकी बात से प्रभावित होकर शरद बाबू ने अपने एक जीवन की घटना को बताई कि उन्होंने बताया कि जब 18-19 वर्ष की आयु में थे तभी वह कुछ कृतियों की वजह से 3-4 किताबें ही लिखी थी और वह प्रसिद्ध हो गया, जिसकी वजह से वो क्या बन गए थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक बन गए थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जब वो कहीं से जा रहे थे तब उनकी मुलाकात जो है वो उनके कॉलेज के अध्यापक जिनका नाम था 5 कौड़ी, उनसे जो है वो मुलाकात हुई। वो बांग्ला साहित्य के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने कहा कि शरद, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े लेखक बन गए हो, तुमने जो है मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए नहीं दी हैं। तब शरद बाबू ने कहा कि आप कहाँ पंडित, मेरी किताबें तो आपके पढ़ने के लायक नहीं हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, किताबें तो मैं कहीं से भी लेकर के जो है वो पढ़ सकता हूँ, चाहे दुकान से हो, कहीं से भी मुझे किताबें मिल सकती हैं। लेकिन चूंकि अब तुम लेखक बन ही गए हो तो मेरी 3 बातों को तुम क्या करना, ध्यान में रख करके क्या करना, लेखन का जो है वो कार्य करना। उन्होंने उसमें जो है वो पहला जो है वो लेखन का गुण बताया। उसमें पहला था कि जब कभी लिखना तो जो भी लिखना अपने अनुभव से लिखना। और दूसरी बात उन्होंने बताया, उसमें बताया कि जब कभी तुम कुछ रचनाएं लिख लोगे तो उसे तुरंत जो है वो किसी को दिखाने की, लिखने की या किसी से सलाह लेने की जो है वो कोशिश मत करना। उसे कुछ समय के लिए 3 महीने के लिए उसे अपने दराज में रख देना और धीरे धीरे जो है वो ठंडे दिमाग से उसमें जो है वो सुधार करने की कोशिश करते रहना। और जब तुमको लगेगा कि नहीं, अब मेरी साहित्य जो है पूरी तरीके से तैयार है, तभी क्या करना, उसे जो है वो बाहर निकालना। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि अपने कलम से जो है वो किसी की निंदा नहीं करना। इन 3 उपदेशों में शरद बाबू ने एक अपना उपदेश को भी मिलाकर अमृतलाल नागर को उपदेश दिया कि अगर तुम्हारे पास 4 पैसे रहेंगे तो 1 पैसे को खर्च करना और 3 पैसे को बचा करके रखना। अगर लगता है कि नहीं तुम्हें और खर्च की आवश्यकता है तो तुम 2 पैसे को खर्च करना और 2 पैसे को जो है वो बचा करके रखना। और अगर मान लीजिए और ही लगता है कि नहीं इससे काम नहीं चल रहा है करके, तो 3 पैसे को जो है वो खर्च करना और 1 को जो है वो जमा करके रखना। तुम्हारा मन न माने तो 4 पैसे को खर्च कर देना, लेकिन किसी से उधार मत लेना, क्योंकि उधार की वृत्ति लेखक के मन को हीन और मलिन कर देती है। अमृतलाल नागर अपने लेखक बनने की आत्मकथा में बता रहे हैं कि सन 1930 से लेकर के 1933 तक का समय एक लेखक के रूप में बहुत ज़्यादा जो है वो संघर्षपूर्ण था। उस समय वह बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे और उन्हें अपने साथियों से उसको पास भी करा लेते थे। लेकिन जब वो उसे प्रकाशित करवाने के लिए जाते थे तब उनकी रचनाएं जो है वो कहीं गुम हो जाती थी। वे उन्हें जो है बुक स्टॉलों में खोजते थे कि उनकी रचनाएं जो है वो छपी हैं कि नहीं छपी हैं, और जब नहीं छपा हुआ पाते थे अपनी रचनाओं को तब वो क्या हो जाते थे, हताश हो जाते थे। लेकिन उसके बाद भी क्या करते रहते थे, रचनाओं को लिखते रहते थे। रचनाओं को लिखने के बावजूद भी क्या करते थे, उसको लिखते थे, उसमें सुधार करते थे। सुधार करने के बाद वो क्या करते थे, सुनाते थे और उसको क्या कर देते थे, फाड़ के जो है वो फेंक देते थे। मतलब एक तरीके से क्या हो गए थे, इसमें जो है वो हताश हो गए थे। 1933 में मेरी पहली कहानी छपी, तब 1934 में मातृ पत्रिका ने मुझे प्रोत्साहन दिया। तब मुझे समझ में आया कि किसी लेखक की रचनाएं प्रकाशित न होने के कारण लेखक की कमी नहीं, वरन जो संपादक हैं उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से होता है। इसलिए लेखक को हताश नहीं होना चाहिए। 1935 से लेकर के 1937 तक लेखक ने अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों का हिंदी माध्यम में क्या किया, अनुवाद किया। उसी में उन्होंने एक उपन्यास माधव बोवेरी, जो कि गुस्ताव लावेल की रचना, उन्होंने उनका क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। इस तरीके से अनुवाद करने से लेखक का हिंदी में जो शब्द भंडार थे वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे। साथ ही जो है वाक्य संरचना क्या हो गया, उसमें जो है वो अधिक निखार आने लगा। अमृतलाल नागर कहते हैं कि मैंने प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ा, जिससे मुझे अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी का पता चला। अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हुए मुझे दूसरी के भाषाओं का ज्ञात तो हुआ, साथ ही हम सभी जो है वो देसी भाषा को बहुत ही कम जान पाते हैं। और उस समय जो है वो हिंदी भाषी लोगों का रुझान बांग्ला भाषा की ओर गया। तो साथ ही मैंने भी क्या किया, 4 भाषाएं जो है वो सीखी और इससे जो है वो मेरा आत्मविश्वास लेखक के रूप में और बढ़ा।
था। और मेरा ऐसा मानना है कि एक लेखक को घूमना फिरना, बहुश्रुत होना और वही पठित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक लेखक को जो है वो साहित्यिक अगर वातावरण में रहेगा तो उसे क्या होगा, घाटा होगा। तो एक लेखक को जो है वो साहित्यिक वातावरण से निकल करके घूमना चाहिए, फिरना चाहिए और जो वातावरण है उनको अपने अध्ययन में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से अमृतलाल नागर क्या बन गए, लेखक बन गए। और ये था उनका जो है वो लेखक बनने की पूर्ण कहानी, जिनमें उन्होंने जो है बहुत सारे लेखकों के संपर्क में आया और सभी से उन्होंने क्या किया, कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो ग्रहण किए। आज हमारे सामने एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो ये था अमृतलाल नागर का लेखक बनने की कहानी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।